हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर आ गया हूं अपनी सेल सीरीज का वीडियो लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पिछले 2 लेक्चर में मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सेल क्या होती है, इसकी खोज किसने की और इसके बारे में जो जनरल बातें होती हैं वो सब बातें हम लोगों ने की लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद आया धमाकेदार लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर नंबर 2 में हमने और आपने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम और आप बात करने वाले हैं कि आखिर क्या अंतर होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। मतलब ये कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, उसके बारे में आज हम और आप बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो सामने लिखा हुआ दोस्तों, एक तरफ मैंने लिख रखा है जंतु कोशिका और दूसरी तरफ लिख रखा है पादप कोशिका। जंतु कोशिका का मतलब हुआ एनिमल सेल, जंतु कोशिका का मतलब आप सबको मालूम है एनिमल सेल, और पादप कोशिका का मतलब हो गया प्लांट सेल। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझा दूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले हमारी आपकी जो प्राथमिकता रहेगी वो इस बात की रहेगी कि आखिर क्या क्या अंतर होते हैं जंतु और पादप कोशिका में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी सजीव जीव होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो बॉडी बनी होगी वो हमेशा किसकी बनी होती है? कोशिकाओं की बनी होती है, सेल की बनी होती है। और लेकिन अब जीवित तो पेड़ पौधे भी होते हैं और जीवित इंसान भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। तो जो हम एनिमल्स होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं, उनमें भी कभी कभी सेल्स में डिफरेंस आ जाता है। और आज हम और आप इस वीडियो लेक्चर में उसी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस जो कि जंतु और पादप कोशिका में है वो है दोस्तों कोशिका झिल्ली का और कोशिका भित्ति का। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे जनरली बात करूं, अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह की दिखती है आपको कोई भी एनिमल सेल। मतलब अगर कोई जंतु कोशिका है तो वो देखने में कुछ इस तरह से होगी। और अगर हम बात करें किसी पादप कोशिका के बारे में तो वो जो सेल होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। मतलब जंतुओं की कोशिका इस तरीके की है और पादप कोशिका इस तरह की होती है। तो आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा बात को डीपली समझ लीजिए कि ये वाली जो कोशिका है एनिमल सेल है, इसमें जो सबसे ऊपर वाली ये जो कवरिंग बनी हुई है, इसको कवरिंग को हम लोग कहते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। समझिए बात को। अब अगर हम बात करें किसी भी पौधे की कोशिका की, किसी पादप कोशिका की, तो इसमें जो सबसे बाहर वाला आवरण होता है, सबसे बाहर वाली परत होती है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं कोशिका भित्ति और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। अब समझिए कि जो एनिमल सेल होंगी, इनमें जो आउटर कवरिंग होती है, जो बाहर का मतलब सबसे भाग होता है, उसको क्या कह रहे हैं? कोशिका झिल्ली। और इसमें क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। वही बात मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है कि जंतु कोशिका में जो बाहर वाला आवरण होगा वो क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। और जो पादप कोशिका में बाहर वाला आवरण होता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल। लेकिन एक बात मैं आपको यहां और भी बताना चाहता हूं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर मतलब ये जो कोशिका भित्ति है, इसके अंदर एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। याद आया दोस्तों? अभी भी मैंने लिखा था कोशिका झिल्ली। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम क्या नाम है एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में जो आउटर कवरिंग होती है वो केवल कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली की। लेकिन जो प्लांट होते हैं उसमें दोनों चीजें होंगी। दोनों चीजों से मेरा मतलब समझ गए आप लोग कि कोशिका भित्ति भी होगी और एक पतली सी कोशिका झिल्ली भी होगी। मतलब कि फाइनल बात करते हैं कि जो प्लांट होंगे उन पे कोशिका झिल्ली भी है, कोशिका भित्ति भी है। लेकिन जो एनिमल सेल हैं, जो जंतु कोशिकाएं हैं, उसमें केवल और केवल क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ पहला अंतर, बिल्कुल क्लियर। चलिए आ जाते हैं दोस्तों नंबर 2 पे। अब लिखा हुआ है आकार अनिश्चित और यहां पे लिखा है आकार निश्चित। इसका मतलब यह हुआ, आपको बताना चाहेंगे कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो होती है दोस्तों सजीव। याद रखें, कोशिका झिल्ली जो होगी वो एक तरीके से मानी जाती है सजीव। अब क्यों सजीव है ये मैं भी समझाऊंगा आपको। और जो कोशिका भित्ति होती है ये मानी जाती है मृत। मृत मतलब मरी हुई।
मतलब ये हुआ कि जिसके आर पार अणु बड़े आराम से चले जाएं, ठीक है, याद रखें दोस्तों, मान लीजिए ये झिल्ली है, ठीक है, तो इसके आर पार अणु बड़े आराम से चले जाएंगे तो हम इसको क्या मान लेंगे, सजीव मान लेंगे। लेकिन सोचो अगर वो कोई चीज बिल्कुल बंद हो जाए, कोई चीज आर पार नहीं जा पा रही है कुछ स्थानों को छोड़कर, समझ रहे होंगे आप लोग, तो अगर ऐसा कुछ है मतलब जो दृढ़ है वो क्या होती है, हमेशा कोशिका भित्ति होती है। तो याद रखना कि अब कोई भी झिल्ली होगी, कोई पतली सी झिल्ली होगी, कोई परत होगी, तो कोशिका का आकार निश्चित नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो सजीव है। मतलब समझ रहे होंगे, देखिए कोशिका कुछ इस तरह से चलती रहेगी, समझ रहे हो आप लोग, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है। अब चूंकि जो कोशिका भित्ति होती है, जो पादपों में होती है, वो कैसी होती है दोस्तों, वो होती है मृत, मतलब मजबूत होगी, बंद होगी और बिल्कुल एक ही जैसे आकार की होगी। तो याद रखना दोस्तों, इसीलिए जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनका आकार होता है निश्चित। याद रखें दोस्तों, पादप कोशिकाएं हमेशा एक ही आकार की रहेंगी, लेकिन जंतु कोशिकाओं का आकार जो है वो समय समय पर कुछ कुछ हल्का सा बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है दोस्तों रिक्तिकाएं, और उसके आगे मैंने 2 टिक लगाई हैं दोस्तों। इसको आप ऐसे समझो कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इसमें रिक्तिकाएं क्या हैं, पहले तो ये समझो दोस्तों। देखो मान लो ये कोई कोशिका है, मान लो कोई सी कोशिका है, तो इसमें अगर इस तरह से कुछ खाली स्पेस है बीच में, मतलब कुछ खाली जगह, स्थान नहीं कहते, रिक्त स्थान होता है जो फिल अप द ब्लैंक्स आप लोग करते थे, तो जो खाली स्थान है, जो एक जगह खाली है, तो याद रखना उसको ही हम लोग बोलते हैं रिक्तिका, इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। तो याद रखना कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, एनिमल सेल होती हैं, इसमें ये रिक्तिकाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, याद रखना। और होंगी भी दोस्तों तो बड़ी छोटी छोटी होंगी, इसको याद रखें, मतलब हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। और याद रखना अगर होंगी तो आकार में छोटी होंगी। और अगर हम बात करें पादप कोशिकाओं की, प्लांट सेल की, तो याद रखना दोस्तों बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, मतलब कोशिका के लगभग बीचों बीच, याद रखें कोशिका के लगभग बीचों बीच एक बड़ा खाली स्थान होता है, एक बड़ा एरिया होता है जिसमें कुछ नहीं होता, केवल खाली होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका। केंद्रीय मतलब बीच में, और रिक्तिका मतलब होता है वैक्यूल। याद रखें दोस्तों। तो उम्मीद है कि 3 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। चलिए दोस्तों बिना देर करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब लिखा है दोस्तों कि संचित भोजन जो है वो होगा ग्लाइकोजन, और यहां पे लिख रखा है मंड या फिर स्टार्च। अब ये किसका क्या मतलब है, तो याद रखना कि कोई भी जंतु कोशिका होगी उसमें जो भोजन सुरक्षित रहेगा, जो फूड होगा, वो जो सेव रहेगा, वो रहेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जो पादप कोशिका होती है उसमें वो जो फूड होता है वो हमेशा रहता है स्टार्च की फॉर्म में। और आपको पता होना चाहिए कि चाहे ग्लाइकोजन हो या चाहे स्टार्च हो, ये दोनों ही चीजें पॉलीसैकेराइड होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैकेराइड 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो याद रखना कि चाहे ग्लाइकोजन हो या फिर चाहे मंड हो, दोनों ही चीजें कैसी होती हैं, पॉलीसैकेराइड होती हैं। लेकिन जब जंतु कोशिकाओं की बात होगी तो भोजन जो सुरक्षित रहेगा वो रहेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जो मंड होता है वो उस फॉर्म में रहता है किसमें, पादप कोशिकाओं में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह अंतर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कोशिका के अंग का नाम लिखा है दोस्तों तारक काय, जिसको आप लोग नॉर्मली बोल देते हो सेंट्रोसोम। तो याद रखना कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, एनिमल सेल होती हैं, इनमें जो तारक काय होता है वो मौजूद होता है। लेकिन आप याद रखें कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें अगर हम कुछ बहुत मामूली से कुछ परसेंटेज में बात करें पौधों में, तो जरूर तारक काय मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली 99% पौधों में कभी भी तारक काय नहीं पाए जाते हैं। इस बात का आप लोग याद रखना। और अगर अभी जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में मैं आपको लगातार अलग अलग कोशिका के अंगों के बारे में भी जानकारी दूंगा। और ये था हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर, और इन 3 वीडियो लेक्चर में हमने और आपने बहुत जनरल सी नॉलेज ली है कोशिका के बारे में, और अब हम एक एक करके हर कोशिकांग के बारे में आपको नॉलेज देते रहेंगे। और दोस्तों कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी शिक्षा आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है दोस्तों, तो लिखा है तारक काय। अब तारक काय के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको यह बताऊंगा कि एक प्रोसेस होती है कोशिकाओं में जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं,
कोशिका विभाजन, जिसमें कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। तो उन नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है कौन? तारक काय। तो याद रखना कि तारक काय किन में पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में। और जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें लगभग 99% पौधों में ये नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा दोस्तों लाइसोसोम। ये एक बहुत जरूरी अंग है दोस्तों। एक साइंटिस्ट थे डी डुबे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था हम लोगों को, फिर से बोल दे रहा हूं, डी डुबे, उन्होंने बताया था इसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। असल में मैं आपको बताऊं कि लाइसोसोम एक तरीके की थैलियां हैं दोस्तों, एक तरीके की थैली जैसी होती हैं, और इस थैली के अंदर एंजाइम भरे होते हैं, और ऐसे ऐसे एंजाइम भरे होते हैं जो कि किसी भी हानिकारक पदार्थ को खत्म कर देने की क्षमता होती है इनके अंदर। जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो आप समझ जाओगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो फिर भी आपको बता दें कि लाइसोसोम एक कोशिका का अंग है जो कि केवल और केवल किस में मिलेगा? हम लोगों को जंतु कोशिकाओं में मिलेगा। कभी भी आपको प्लांट सेल में लाइसोसोम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब लिखा है दोस्तों लवक। तो याद रखना लवक जो होते हैं, लवक का मतलब हुआ कि कुछ भी ऐसा पदार्थ जो कि पेड़ पौधों में रंग प्रदान करता है, कलर प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। और याद रखें, मैंने अभी बोला पेड़ पौधों में, तो याद रखना कि लवक कभी भी इंसानों के अंदर, इंसानों से मेरा मतलब एनिमल्स के अंदर कभी भी लवक नहीं पाए जाएंगे। ये हमेशा पाए जाते हैं किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग वर्णी लवक, एक को बोलते हैं अवर्णी लवक, और एक को बोलते हैं हरित लवक। ठीक है दोस्तों, जब आएगा तो आपको समझा दूंगा ये भी। तो फिलहाल लवक जो है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं होंगे, लेकिन पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं दोस्तों। अगला लिखा हुआ है केंद्रक केंद्र में, और यहां पे लिखा है परिधीय। अब याद रखना कि अगर आप जंतु कोशिका की बात करोगे तो जंतु कोशिका मैंने यहां बना रखी थी, तो याद रखना इसमें मैंने पहले ही लिख दिया है कि केंद्रक केंद्र में। तो जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है, देखो एक बात आपको बता दें दोस्तों कि जो केंद्रक होता है वो मोस्टली जितनी भी प्रोसेस चल रही है किसी कोशिका के अंदर उन सबको कंट्रोल करेगा। मतलब तुम इसे प्रधानमंत्री मान सकते हो, मोदी जी हैं। ठीक है, तो याद रखना कि कोशिका के बिल्कुल केंद्र में, लगभग बिल्कुल बीचों बीच होता है केंद्रक। किन में? जंतु कोशिकाओं में। यही तो लिखा है केंद्रक केंद्र में, मतलब बिल्कुल बीचों बीच होता है केंद्रक, बिल्कुल बीचों बीच। और अगर आप बात करोगे किसकी? पादप कोशिकाओं की, पेड़ पौधों में, तो केंद्रक होता है दोस्तों परिधीय। परिधीय मतलब क्या हुआ? परिधि पर, देखो जरा साइड में, मतलब किनारों पर केंद्रक मिलेगा आपको। याद रखना ये क्या बनाया मैंने? ये बनाया है मैंने केंद्रक। तो केंद्रक जो जंतु कोशिका में कहां पे? समझ गए, बीचों बीच। और साइड में मतलब परिधि पर मिलता है किन में? पादप कोशिकाओं में परिधीय होता है। अच्छा एक बात दोस्तों और आपको बताना चाहेंगे, मैंने यहां पे लिख रखा है केंद्रक गोलाकार, और यहां पे लिखा है मैंने केंद्रक अंडाकार। तो याद रखना कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक हमेशा आकार में कैसा होगा? बिल्कुल गोल होता है। मतलब एग्जैक्टली लगभग एक तरीके से मैं इसको क्लियर करूं अगर, तो बिल्कुल एकदम से गोल होगा। लेकिन अगर आप पादपों ने बना दिया, देखिए पादपों में आप देख रहे होंगे कि कुछ एक अंडाकार टाइप का इसका आकार होता है। तो अगर गोल केंद्रक है और बीच में है तो समझ लो जंतु कोशिका है, और अंडाकार केंद्रक है और परिधि पर है तो समझ लो पादप कोशिका है। ठीक है दोस्तों, और अंतिम अंतर सबसे सरल मैंने लिख दिया आपके लिए कि आकार छोटा और आकार बड़ा। तो याद रखना कि जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं की अगर आप तुलना करोगे, इन दोनों की तुलना करोगे, तो आपको आप ये पाओगे कि जो जंतु कोशिकाएं हैं इनका आकार तो होता है छोटा, और जो पादप कोशिकाएं हैं वो इनकी तुलना में बड़ी होती हैं। इस बात का आप सभी लोग याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो अब ये थे हमारे जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर, और उम्मीद करता हूं कि ये अंतर आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। और अगर क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल मैं आपसे आज फिर आपके सब्जेक्ट से नहीं पूछूंगा, क्योंकि जब मुझे मन में कोई सवाल होगा तब मैं आपसे जरूर पूछ लूंगा। लेकिन आज का एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। उस दिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, बताया था ना दोस्तों, आपको याद आ गया होगा। यहां से नहीं है क्वेश्चन, अलग से है, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो लेक्चर जरूर, मुझे पता है देख लेंगे या फिर देख रहे होंगे। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा,
जिसका मैंने पूरा नाम भी बोला था, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, उसका आकार तो आपको मालूम ही है, लगभग गोल होगा, कोशिकाएं गोल होती हैं, लेकिन उसका व्यास मतलब क्या होता है, उसका व्यास क्या होता है, यह है क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि माइकोप्लाज्मा कोशिका का व्यास कितना होता है। इसका उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, स्क्रॉल करते समय आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान देने से पीछे नहीं हटेंगे, यह भी हमारा वादा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।